हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले वीडियोस तक में देख चुके थे कि हम लोगों का फाउंडेशन से रेनफोर्समेंट बाहर निकला कॉलम का फिर रेनफोर्समेंट फाइनल किए, उसका कंस्ट्रक्शन किए, फिर कॉलम बन गया तो लिंटल लेवल तक बनाए। लिंटल लेवल पे आकर के या तो ब्रिक वर्क आना था या तो डायरेक्टली लिंटल का बीम आना था, वो उस तरह का आपको प्रोसेस समझा दिए। अब उसके ऊपर हम आपको दिखाए थे कि ब्रिक वर्क भी हो गया है फ्लोर लेवल तक। अब ऊपर आपका बीम एंड स्लैब आकर के आपका छत आ जाना था, मतलब पहला आपका फ्लोर आ जाना है। अब पहला फ्लोर हो या फिर आपका 20th फ्लोर का आपका फ्लोर हो, स्लैब हो, आपका प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा। क्योंकि अगर इस वाले ड्राइंग को आप देख रहे हैं कि अगर इसमें बीम एंड स्लैब्स अगर बनने हैं, अगर उसका रेनफोर्समेंट बनना है और उसका रेनफोर्समेंट आपको अगर पढ़ना है या जानना है, तो जो आप ड्राइंग इसको पढ़ेंगे यही नेक्स्ट वाले लेवल पे भी लागू होगा, क्योंकि वो सेम रहेगा। कोई भी चीज़ हाइट बढ़ने से जो इम्पोर्टेंट चेंजेस होते हैं वो कॉलम के रेनफोर्समेंट में हो सकते हैं। फ्लोर को हाइट के बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल मेंबर है। आप इसको 3 मीटर्स अबव द मतलब ग्राउंड रखिए या आप इसको 20 मीटर अबव द ग्राउंड रखिए, ये हॉरिजेंटल मेंबर है और ये लोड लेगा ऊपर से, मतलब इसमें ट्रांसवर्स लोडिंग आएगा। इसको अगर हम आपको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसा आपका ये फ्लोर है। इस फ्लोर पे जो लोडिंग आना है ये हमेशा ऐसे ही आना है। अब ये यहाँ पे रहे या फिर ये यहाँ पे रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक चीज़ माइंड से हमेशा क्लियर रखना है कि कभी भी आपका हाइट चेंज होने से आपके बीम एंड स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बीम एंड स्लैब को आपके फ्लोर लेवल की वजह से ही जो भी चेंजेस होने होंगे होगा। जैसे अगर आपको किसी फ्लोर पे यहाँ पे स्लैब नहीं देना है, पूरा खाली रखना है, मान लीजिए आपका वो ग्राउंड फ्लोर पे आपका स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर पे आप नहीं देना चाहते हैं, डायरेक्टली आपको सेकंड फ्लोर पे स्लैब मिलेगा, तो यहाँ से स्लैब हटा देंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि रेनफोर्समेंट किस तरह से प्लेस किया जाता है, शटरिंग कैसे लगाया जाता है, कंक्रीटिंग कैसे किया जाता है, तो ये सारा चीज़ जो होगा, जो कंक्रीट हीट ऑफ हाइड्रेशन ग्राउंड फ्लोर पे देगा वो फर्स्ट फ्लोर पे भी देगा। जो रेनफोर्समेंट बांधने का तरीका आप ग्राउंड फ्लोर पे यूज़ करेंगे वही फर्स्ट फ्लोर पे यूज़ करेंगे। जैसे शटरिंग आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाएंगे वैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे भी लगाएंगे। तो हम लोगों का G+5 स्टोरी का बिल्डिंग है, और आप सोच लीजिए कि G+5 स्टोरी जो है वो आपको, अभी आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का स्लैब देख रहे हैं, मतलब ये तो क्योंकि अभी हमको दूसरे प्रोजेक्ट का दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या किए थे कि सारे जो आप लोगों का ग्राउंड पोर्शन था हम लोग सारे अपना अर्थवर्क को फिल करके उसको बराबर कर दिए। उसके बाद कॉलम्स ऊपर आया, तो आप पहले वाले स्लैब की बात कर रहे हैं जिसको आप ग्राउंड फ्लोर का छत बोलेंगे। अब वो छत की बात कीजिए, या मान के चलिए बिल्डिंग पूरा बन चुका है, 5th फ्लोर तक आ चुका है, उसके छत तक की बात कीजिए। कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस यही जो आज आप सीखिएगा यही रह जाएगा। सिर्फ कॉलम्स आपको ऊपर होते चलेंगे हर फ्लोर पे। जब फ्लोर कंप्लीट होगा तो कॉलम ऊपर चला जाएगा। तो कॉलम कहीं से भी ऊपर जाए, पहले उसमें स्टार्टर आएगा, फिर रेनफोर्समेंट बाहर निकला रहेगा, फिर रेनफोर्समेंट को लिंटल हाइट तक पहुँचाया जाएगा, उसके बाद उसका कॉन्क्रीटिंग हो जाएगा। तो जो आप कॉलम वाला वीडियो देखे वो पूरे कॉलम पे लागू होगा। ड्राइंग रीड करना हम आपको सिखा दिए थे कि अप टू 20 स्टोरी भी रहेगा, तो रेनफोर्समेंट में कैसे कैसे चेंज हो सकता है वो ड्राइंग के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये बताने का मेरा जो मेन रीज़न था वो ये था कि जब आप इस वाले ड्राइंग को अगर आप देखिए, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग है। ठीक है, क्योंकि इस वाले जो हम ये WTC वाला जो ये प्रोजेक्ट है इसमें बेसमेंट था, तो बेसमेंट के लिए जब आप छत बनाएंगे तो वो आपका नॉर्मल, आप जैसे आप अपना ग्राउंड फ्लोर का घर बनाते हैं तो उसका जो फ्लोर रहता है वो रेनफोर्स नहीं रहता है। कई बार आप उसको नॉर्मल PCC दे करके आप अपने फ्लोर्स को बना लेते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पे सपोर्टेड रहता है। तो उस तरह के आपको फ्लोर का कोई ड्राइंग नहीं तैयार किया जाता है, उसके कंस्ट्रक्शन का कोई स्पेशल मेथड्स नहीं होता है, बस आपको उसको लेवल कर देना है और उसके बाद आपको उसको कंस्ट्रक्शन कर देना है। लेकिन जैसे ही आप सस्पेंडेड किसी भी फ्लोर को बनाते हैं, जैसे आपके ग्राउंड फ्लोर का छत हो गया, अब उसके नीचे आपका खाली पोर्शन है, तो आपका बीम एंड स्लैब क्या सस्पेंडेड है, फिर वो जाकर के कॉलम्स पे सपोर्टेड हो जाता है। जैसे यही आपका रूम है, इस रूम में आपका बीच में इस तरह से बीम चल रहा है और चारों तरफ से ऐसे बीम चल रहा है, तो अल्टीमेटली ये वाला जो बीम होता है, ये बीम किस पे सपोर्टेड है, इस कॉलम पे और इस कॉलम पे। फिर ये वाला बीम भी किस पे सपोर्टेड है, इन दो कॉलम्स पे। हो सकता है यहाँ पे ब्रिक वर्क हो रहा होगा तो ब्रिक वर्क के ऊपर सपोर्टेड हो सकता है, लेकिन ये दोनों बीम्स तो ब्रिक वर्क नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा रूम है आपका। जब पूरा रूम है और ये दोनों आपका बीच में बीम आ रहा है तो ये सस्पेंडेड ही तो है ना, हवा में झूल रहा है। तो इसके लिए आपको ड्राइंग प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इसमें रेनफोर्समेंट का रोल इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप रेनफोर्समेंट कम देंगे तो स्लैब और बीम डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो फिर आपका फ्लोर जो होगा वो उसको तोड़ करके आपको दोबारा से फिर वापस से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है,
और कभी भी फ्लोर के कोलैप्स करने से अगर आपका ये फ्लोर मान लीजिए डिफ्लेक्ट हो गया या अगर आपका ये फ्लोर टूट करके नीचे वाले फ्लोर पे चला गया तो डायरेक्टली बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये छोटा सा केस समझ लीजिए। आपका फॉर एग्जांपल आपका ये ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड है, इसके ऊपर से आपका ये कॉलम चल रहा था, ये बीम चल रहा था, इसी बीम के साथ साथ आपका स्लैब भी है, ठीक है। ये समझना ज़रूरी है, एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। इसको साइड इंटर्नशिप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप मान लीजिए G+2 स्टोरी का आपका बिल्डिंग है, G1 और 2। मान लीजिए ये वाला स्लैब आपका गिर गया, डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट होने के बाद ये टूट गया। अब जब आप इस स्लैब को बनाए थे, जब हम लोग डिज़ाइनिंग किए थे, अब डिज़ाइनिंग वाले कॉन्सेप्ट से सोचिए, तो इसके ऊपर कुछ लोड निकाले थे हम लोग, जैसे 100 किलो न्यूटन का। अब ये 100 किलो न्यूटन का लोड आया था, तो ये लोड ये बीम एंड स्लैब मिल करके ले रहा था, और वो अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफ़र करता, अपने कॉलम्स पे। जैसे इसी वाले एरिया की बात करेंगे, इसमें अगर हम 100 किलो न्यूटन का टोटल लोड निकाले, तो आप अगर इसको स्क्वायर, आपको लग रहा होगा कि देखने में ये स्क्वायर जैसा है, तो ये 25 किलो न्यूटन, ये सारे कॉलम्स जो होंगे ये 25 लोड बियर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये 100 जो है ये इसमें सब में 25 बन के नीचे जा रहा था। अब सडनली ये वाला टूट गया। अब इसका जो सेल्फ वेट है वो टूट के भी कहाँ जाएगा, इस वाले फ्लोर पे आएगा, तो यहाँ पे आकर के ये इस तरह से गिरा रहेगा। अब इस वाले फ्लोर एंड बीम को भी हम डिज़ाइन किए थे 100 के लिए, तो इसका जो अपना सेल्फ वेट है ये तो है ही, इसके ऊपर जो फर्नीचर्स रखे हुए थे वो थे ही, ऊपर से फ्लोर गिर गया। अब वो 100 प्लस क्या हो गया, 100 200 के लिए ये बना नहीं है। अब बना नहीं है तो ये क्या करेगा, ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो फिर ये भी टूटेगा, क्योंकि जब ये 100 वाला ही टूट गया तो 200 का लोड पड़ेगा तो ये भी टूटेगा। फिर ये तुरंत नहीं टूटेगा, इलास्टिक क्योंकि हम लोग डिज़ाइन करते हैं ना, तो ये थोड़ा टाइम के बाद जैसे इसमें भी डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा, क्रैक्स दिखना आपको शुरू होगा, हो सकता है 2 4 5 दिन के बाद ये आपको टूट जाएगा। फिर ये वाला भी मिल करके आपको आ जाएगा इस वाले फ्लोर पे। अब ये हो गया 200 प्लस ये हो गया 100, टोटल कितना हो गया 300। तो अल्टीमेटली आपका ये कॉलम्स आपके 25 ही ले रहे थे, कॉलम्स में अभी भी 25 ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप 100 को 25 भेजिए या यहाँ 200 को भी आप 50 करके भेज दीजिए, अल्टीमेटली यहाँ पे तो 50 हो ही रहा था ना, तो इसलिए कॉलम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके ये जो स्लैब्स हैं ये टूट के गिरने लगेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे ही अगर कोई एक स्लैब कोलैप्स कर जाता है तो आप लोग देखते होंगे कि उसको हम लोग हटा देते हैं, जल्दी से जल्दी हटा देते हैं इसलिए ताकि नेक्स्ट फ्लोर कोलैप्स नहीं करे। घर छत टूट गया, बीम टूट गया, आपका फ्लोर पूरा ख़त्म हो गया, दोबारा से आप रेनफोर्समेंट लगाएंगे, दोबारा से आप इसको कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी है एक बार। लेकिन अगर आपका कॉलम टूटा, कॉलम में एक भी क्रैक आया, आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग फेल हो जाएगा, चाहे वो तुरंत फेल हो, चाहे तो वो टाइम के साथ फेल हो, डिपेंड करता है कि किस तरह का क्रैक है। कई बार आप देखते होंगे कि ये वाला कॉलम जो है ये टूट जाता है, और ये कॉलम टूटा तो टोटल या जो 25 + 25 50 हम आपको समझा रहे थे, ये 100 किलो न्यूटन का मान लीजिए लोड ये कॉलम लेने वाला था, जो ले रहा था, जो फाउंडेशन पे जा रहा था। अब ये 100 क्या हुआ कि ये नहीं ले रहा, ये तो टूट गया, तो टोटल लोड तो यहाँ कितना आ रहा था, मान लीजिए यहाँ 300 जोड़े हैं, अब पहले 300 डिवाइडेड बाई 4 हो रहा था, चलिए इसको 400 मान लेते हैं, टोटल 400 का लोड था, तो डिवाइडेड बाई 4 हो रहा था, तो एक पे 100 आ रहा था। अब क्या हो गया, बचा 3 ही कॉलम्स, अब 400 को डिवाइडेड बाई 3 करके लेना होगा, तो 133 किलो न्यूटन सारे कॉलम्स को लेना होगा। इसको कहीं ना कहीं तो लोड तो कम लॉस तो नहीं हो जाएगा ना लोड का। टोटल स्ट्रक्चर का लोड अगर इतने दूर का 400 किलो न्यूटन है तो वो तो रहेगा कॉलम के ऊपर 400 ही। अब 400 लेने के लिए एक सपोर्ट आपका टूट गया, 3 सपोर्ट बचा हुआ है, तो तीनों में लोड क्या हो गया, बढ़ गया। अब बढ़ गया तो अब वो वाला कॉलम भी 100 के लिए ही डिज़ाइन था, 133 आने लगा तो वो वाला कॉलम भी टूटेगा। और ऐसे फिर जब 2 कॉलम्स टूट जाएंगे तो एक कॉलम पे लोड आ जाएगा 200 किलो न्यूटन, क्योंकि उसको बियर तो करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। तो कॉलम का जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि कॉलम के कंस्ट्रक्शन में जो एक सीरियसनेस होती है सिविल इंजीनियर की, वो आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉलम बनाते समय इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को जो कि स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट होता है, या आपके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो इग्नोर हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लंडर हो जाता है। तो हम आपको जितनी भी बातें कॉलम्स में बताए थे वो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि कॉलम स्ट्रेट होना चाहिए। कैसे स्ट्रेट करेंगे, प्लम बॉब से करेंगे। क्यों स्ट्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि कॉलम इस तरह से अगर आपका टेढ़ा बनता रहेगा, हर फ्लोर पे ऐसे टेढ़ा बनता रहेगा, तो एक्चुअली में इस कॉलम को जाना था यहाँ,
लेकिन ये कॉलम पहुँच गया यहाँ। अब ये आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर लोड पड़ रहा है तो ये आपको एक इसेंट्रिसिटी आएगा, और ये लोड यहाँ पे पड़ रहा है P, इसको जाना था कॉम्प्रेसिव लोड एक्सियल बन करके टोटल इस P को यहाँ P से ट्रांसफ़र हो जाना था बिना किसी एक्स्ट्रा मोमेंट के, लेकिन ये टेढ़ा होने की वजह से क्या हो गया, P इंटू ई इज इक्वल टू एक मोमेंट बन गया। और जैसे ही ये मोमेंट बना तो इसके लिए आप डिज़ाइन तो किए नहीं थे, अब प्लस इसके साथ साथ में एक P डेल्टा इफेक्ट आ जाता है जो अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये आगे जब हम लोग एमटेक करते हैं तो इस P डेल्टा इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि P का मतलब है लोड, डेल्टा का मतलब है डिफ्लेक्शन। तो इस तरह का स्ट्रक्चर में आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि आपका ये वाला जैसे यहाँ पे लोड पड़ेगा तो आप किसी एक झाड़ू के तिनका के ऊपर भी अगर आप लोड लगा के चेक कीजिएगा तो ये आपको कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये और टेढ़ा हो जाएगा टाइम टू टाइम। अभी ये इस तरह से लोड पड़ा बिल्डिंग में, अभी आपको लग रहा है कि चलो ऐसा ही तो है ना, कोई इशू नहीं है, लेकिन विथ टाइम क्या होगा कि P डेल्टा इफेक्ट की वजह से ये और थोड़ा स्लोप में हो जाएगा, फिर और स्लोप में हो जाएगा, इतना होगा भी नहीं, अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके कॉलम्स में आपके सीरियसनेस को नहीं होने से आपके तब ये आपको इतना सारा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब आए हम लोग फ्लोर लेवल पे, कॉलम्स का सीरियसनेस समझ गए, अब फ्लोर लेवल पे आए। अब फ्लोर लेवल पे बिल्कुल बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है आपको स्लैब साइज। अब आप वैसे भी आप जब बनाने वाले हैं अपना फ्लोर को, आप जब शटरिंग लगाने वाले हैं तो आपको बीम का साइज़, स्लैब का साइज़, पहले ये सब तो पता चलना ही पड़ेगा ना। ये पता ही नहीं चलेगा कि बीम का साइज़ क्या है, ये NTB 20 लिखा है, इसका साइज़ ही नहीं पता चलेगा तो एज्यूम थोड़ी कीजिएगा कितना वाइड देना है, रेनफोर्समेंट कितना बंधेगा, कहाँ रेनफोर्समेंट है। तो ये आपको स्लैब का साइज़, बीम का साइज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल आपको सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। थर्ड है आपको स्लैब रेनफोर्समेंट। फोर्थ है आपको बीम रेनफोर्समेंट। एक पूरे फ्लोर पे ये बीम है, ये स्लैब है, इसका रेनफोर्समेंट, इस बीम का रेनफोर्समेंट, और इसके साथ साथ आपको कॉलम्स तो क्योंकि नीचे से आए रहते हैं तो कॉलम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस क्या है, आपको ड्राइंग का लेआउट पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि आप अब यहाँ पे ये क्यों लिखे हम ये ड्राइंग लेआउट, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब आप साइट पे पहुँचे हो सकता है कि आपका साइट जो है वो इस तरह से, ऐसा हम लोगों को ये एक्स एक्सिस में इसका लेंथ ज़्यादा है, वाई में ये है, ड्राइंग इस तरह से बनाया गया है, हो सकता है कि आपके साइट पे ये ऐसा बन रहा हो, उसको देखना होगा साइड से खड़े होके। मतलब आपके साइड पे ये बिल्डिंग जो है ये एक्चुअली इस तरह से बन रहा है, मतलब इसी बिल्डिंग को आप रोटेट कर दीजिए तो ये लार्जर साइड हो गया और ये स्मॉलर साइड हो गया, तो बन रहा है यही चीज़। लेकिन आपको खड़े होकर अगर आप यहाँ से देखते तो आपको यही वाला ड्राइंग दिखाई देगा। अब आप यहाँ खड़े होकर के देखेंगे तो फिर आपको इस वाले ड्राइंग को यहाँ से खड़े होकर के आप देखते तो आपको ये यहाँ से खड़े होने के बाद वो फील देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हैं आप। तो ये चीज़ आता है ड्राइंग लेआउट, क्योंकि आप इसके हिसाब से क्या होता है ना कि जब आप इमेजिन कीजिए कि आपके साइट पे आपके फ्लो जो आप स्लैब बनाते हैं तो स्लैब के ऊपर आपका मार्किंग तो दिया हुआ रहता नहीं है। ये तो हम लोग यहाँ ड्राइंग में, जैसे अभी हम लोग यहाँ नाम दिए इसका OS7, OS, और ऊपर जाएंगे तो OS2, ये सब जो हम लोग नाम दिए हैं ये तो हम लोग ड्राइंग में समझने के लिए नाम दिए हैं। लेकिन ये ड्राइंग में समझने के साथ साथ ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो साइट इंजीनियर है वो इस ड्राइंग को देखे और उसको देख के समझ में आए कि अच्छा ये उसका बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ टावर एरिया है, कुछ नॉन टावर एरिया है। उसको इस ड्राइंग को देख करके इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि उसका टावर एरिया कौन सा है। हम आपको मार्क कर देते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगा। ये आपका टावर एरिया है। टावर एरिया मतलब अब आपको पता होगा, हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि ये वो बिल्डिंग है जो ऊपर जाएगा। अब बाकी इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो सारी ग्राउंड फ्लोर पे रह जाएंगी। ये सारा नॉन टावर है। जैसे हम आपको मॉल का एग्जांपल दिए थे कि बिल्डिंग मॉल का इतना होता है लेकिन पूरा प्लॉट में इतना दूर आप देखेंगे बेसमेंट में पार्किंग बना रहता है, तो उसका जो छत होता है जो पार्किंग का, वो आपको बाहर से आप देखते हैं तो आपको तो यहाँ गार्डन वगैरह सब बना रहता है, पार्क बना रहता है, आपको पता नहीं चलता है। ये सारी चीज़ें स्लैब के ऊपर में बनाई जाती हैं। आप पहले एक्सकेवेशन किए, टोटल एक्सकेवेशन करने के बाद ये आपका ग्राउंड इस तरह से एक्सकेवेटेड हुआ बेसमेंट तक का। यहाँ पे आपका रोड है नॉर्मल, आप एक्सकेवेशन करके यहाँ पे आप इस तरह से कॉलम्स आया, यहाँ पे फुटिंग्स आया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या किए कि एक फ्लोर लेवल दे दिए, इसको आप ये एक सरफेस बना दिए कि इस पे व्हीकल्स मूव होगा, फाउंडेशन नीचे चला गया। अब यहाँ पे कार्स वगैरह मूव करेंगी तो इसका एक छत लगेगा, तो इसका छत यहाँ पे आ जाएगा,
अब इसी में आपका सारा व्हीकल मूवमेंट होता है और वो एक जगह पे रैंप से इस तरह से बाहर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है यहाँ पे इस तरह से आपका यहाँ पे फिलिंग करके मिट्टी वगैरह फिल कर दिया जाता है स्लैब के ऊपर, और इसी में जो घास लगाना होगा, जो आपको प्लांट्स वगैरह लगाने होंगे, वो सब ये छोटे छोटे प्लांट्स ऐसा लगाना होगा कि ये लोड भी उतना बियर कर सके, ये उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। और इसमें आपको, इसको कहते हैं हम लोग लैंडस्केपिंग। ये जो बाहर में जितना भी आपको पार्क वगैरह, वो आपको पेव्ड रोड बनाया जाता है जिस पे व्हीकल नहीं जाती है, सिर्फ आप पैदल चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक वर्ड आता है लैंडस्केपिंग। आपको हम स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 में ही बताए थे या 2 में बताए थे कि लैंडस्केपिंग किसको बोलते हैं, जो बाहर में हम लोग गार्डन वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वाले पोर्शन में होंगी, क्योंकि ये लैंड इतना ही खरीदा गया है, सिर्फ इसके बाहर का लैंड इनका नहीं है। तो इसका मतलब है कि सारे काम इसी में होने हैं। कहीं पे आप देखते होंगे ग्राउंड फ्लोर से आप नीचे देख सकते हैं, बेसमेंट में आपको दिखती है कि गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कटआउट जैसे दिया हुआ है। कई बार वो वेंटिलेशन के लिए दिया जाता है, एग्जॉस्ट के लिए दिया जाता है। तो ये अब बहुत सारा पर्पस होता है, पाइप्स वगैरह जाना होता है बहुत ज़्यादा, तो उस जगह के पे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाले ड्राइंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारा आइडिया बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब फ्लो में आएंगे हम लोग ड्राइंग समझाने के, तो फिर वहाँ पे क्या होगा ना कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये सारे वर्ड्स आपको पता रहेंगे। तो हम आपको बताएं कि आपको इस ड्राइंग में एक तो लेआउट समझ में आना ज़रूरी है। इस बिल्डिंग में आपको टावर एरिया और नॉन टावर एरिया को डिफ़ाइन करना आना चाहिए। अब ये आपको अभी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा अगर कि कैसे हम लोग इसको मतलब हम तो जैसे आपको डिफ़ाइन कर दिए, हमको कैसे पता चला कि ये जो हम रेड मार्क किए हैं ये मेरा बिल्डिंग वाला एरिया है, ये हमको कैसे पता चला। इसके लिए आपको, क्योंकि अभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, जब आप किसी एक प्रोजेक्ट के पीछे लगते हैं, जब वो प्रोजेक्ट किसी के माइंड में होता है, जब वो ग्राउंड पे उतरा भी नहीं होता है, बस आपने एक प्लॉट खरीदा और आपके माइंड में आया कि एक बिल्डिंग बनाना है या मॉल बनाना है या होटल बनाना है, आपने आर्किटेक्ट को कंसल्ट किया। वो पूरे प्रोसेस में एक सिविल इंजीनियरिंग की जो टीम होती है, जब वो आर्किटेक्ट ड्राइंग बना देता है, ड्राइंग बना करके जब दिखा देता है क्लाइंट को, उसके बाद स्टार्ट होता है कि अब इसको बनाना है। तो बनाना है तो आर्किटेक्ट के साथ साथ उसको कौन लगा रहता है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट लगे रहते हैं। आर्किटेक्ट ड्राइंग बना देता है, आर्किटेक्ट का मन करेगा कि एक कॉलम हम लोग यहाँ पे देंगे और दूसरा यहाँ पे देंगे और कहीं कॉलम ही नहीं देंगे, दूसरा एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे। आर्किटेक्ट कुछ भी डिसाइड कर लेता है। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि ये स्पैन जो है ये 25 मीटर हो गया है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको लगता है कि अरे कुछ ना कुछ करके तो आप लोग उपाय कर लेंगे स्ट्रक्चर इंजीनियर वाले लोग, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है। तब आता है स्ट्रक्चर इंजीनियर। स्ट्रक्चर इंजीनियर जब आर्किटेक्ट को, जो आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाया वो फाइनल पसंद आ गया किसी क्लाइंट को, और अब वो उसी बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है कि यही बनेगा, तो अब स्ट्रक्चर इंजीनियर कहता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ एक कॉलम दे दो, एटलीस्ट यहाँ एक कॉलम दे दो। ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जहाँ पे आर्किटेक्ट नहीं बताया रहता है वहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर बताता है कि यहाँ पे कॉलम दे दो, ज़रूरी है, बाकी हम बीम से देख लेंगे। फिर जब वो बीम का डिज़ाइन करता है तो बीम का कुछ ऐसा डेप्थ आया 900 mm। हम लोग आरसीसी डिज़ाइन पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोगों को पता रहता है, तो 900 mm का डेप्थ आया। अब आर्किटेक्ट ये भी नहीं चाहता है कि 900 का वहाँ पे बीम हो, तो आप सिंगली रेनफोर्स बना रहे थे, आर्किटेक्ट बोला डबली रेनफोर्स कर दो, 600 से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि वो बाहर में ओपनिंग है, यहाँ पे गेट होगा, 900 का बीम रहेगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप फिर कैलकुलेशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, आपको लगता है 750 mm से कम नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ या तो और कॉलम्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप आर्किटेक्ट को कहते हैं कि या तो 150 mm की परमिशन दे दो, 750 का बीम में हो जाएगा। वो फिर भी नहीं देता तो आप कहते हैं काम करो, फ्लोर हाइट ही बढ़ा दो, 150 mm से फ्लोर हाइट बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा भी सही हो जाएगा, मेरा भी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी साइट वालों को कुछ नहीं पता चला, ये सारी चीज़ें हो गई पीछे ही। अब उसके बाद ज़मीन खरीदा हुआ है, खाली मैदान है, ये बिल्डिंग फाइनल हो गया, पिलर फाइनल हो गया, बीम फाइनल हो गया। अब किसी को टेंडर देना है इसको बनाने के लिए, और जिसको टेंडर दिया जाएगा वो कंस्ट्रक्शन कंपनी होनी चाहिए, उसके पास सिविल इंजीनियर्स होने चाहिए। तो वो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो ओनर होता है वो अपने सिविल इंजीनियर्स को ये ड्राइंग दिखाता है, जो आर्किटेक्ट्स ने बनाया था आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जो कंसल्टेंट्स ने बनाया था स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग। इसमें आप देखिए कहीं भी आपको बेड वगैरह से मतलब नहीं है, डोर कहाँ है, विंडो कहाँ है, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेमिंग प्लान। फ्रेमिंग प्लान का मतलब होता है कि सिर्फ फ्रेम के बारे में बात होगी। और फ्रेम क्या होता है, हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर दोनों पढ़े हुए हैं। तो फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब है बीम कॉलम स्लैब, फिर ऊपर गए बीम कॉलम स्लैब, बीम कॉलम स्लैब विदाउट ब्रिक वर्क, विदाउट कोई लोड बेयरिंग मटेरियल देते हुए हम लोग सीधा रूफ तक पहुंच जाते हैं। तो फ्रेम की बात हो रही है, मतलब है कि आरसीसी कहाँ कहाँ लगना है उसकी बात हो रही है। तो हम लोग बीम कॉलम एंड स्लैब की बात कर रहे हैं।
इसको बोलते हैं फ्रेमिंग प्लान। आप ड्राइंग में देखेंगे तो हम अभी जूम नहीं करते हैं तो ये पूरा डिटेल्स हट जाएगा, हम आपको अभी आगे दिखा देंगे। आप यानी तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेमिंग प्लान एट ग्राउंड फ्लोर लेवल लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जूम करेंगे दिख जाएगा सारी चीज़ें। तो जब कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर मिलने वाला होता है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को सारे ड्राइंग्स भेजे जाते हैं ताकि वो एक प्राइस कोट करके बता सके बिल्डिंग को देखने के बाद कि उनका क्या कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट रहेगा। हो सकता है 2-3 अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी इस ड्राइंग को देख रही होगी, जो सबसे चीप बताएगा, जो सबसे बेस्ट बताएगा प्राइस, जिसका नाम का बाहर वैल्यू होगा, उसको ये टेंडर दिया जाएगा कि आप इस बिल्डिंग को बनाइए। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सब ड्राइंग में दे दिया गया है। तो वहाँ पे आता है साइट इंजीनियर। किसका साइट इंजीनियर होगा? कंस्ट्रक्शन कंपनी का साइट इंजीनियर होगा। उसको अब ये नॉलेज होना चाहिए कि ड्राइंग को देख करके वो अपने बॉस को समझा सके कि सर ये तो कॉस्टली चीज़ है, इसमें ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, इसमें हम लोगों को जेसीबी का ज़रूरत पड़ेगा, हो सकता है जेसीबी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैनुअली करवा लेंगे। एक्सकेवेशन पार्ट बाई पार्ट होगा कि फुल में होगा। ड्राइंग पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि ये इतना नॉन टावर एरिया है, बाकी ये सिर्फ रेड वाला जो है ये टावर एरिया है। तो ये कैसे उसको पता चलेगा? उसको मिलेगा आर्किटेक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या करते हैं? 3D एलिवेशंस बना के भी दिखाते हैं कि वो इस तरह से दिखाएंगे कि ये आपका ऐसे कुछ, हम कोशिश करते हैं एक छोटा सा, ये आपको ऐसे करके वो दिखाएंगे 3D में कि ये मेरा नॉन टावर है। इसके ऊपर आपको वो दिखाते हैं इस तरह से कि यहाँ पे मेरा ऐसे बिल्डिंग जा रहा है, ठीक है। अब एक आइडिया समझ में आया कि वो चारों तरफ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, पहला आइडिया बना। उसके बाद इसको क्या करते हैं? वो लेंथ वाइज दिखाते हैं। मतलब यही वाला जो आपका ये है, ये जो इसी ड्राइंग को अब हम आपको दूसरे तरीके से दिखाते हैं कि अब वो क्या करता है। इसको इस तरह से भी आपको एक ड्राइंग दिखाता है। अब इसमें क्या करेगा कि वो ये वाले बिल्डिंग को अब 3D में करके आपको दिखाएगा कि ये इधर से जा करके ऐसे हो जा रहा है, रेक्टेंगुलर नहीं है। अब ये सारी चीज़ों को देख करके जब हम यहाँ देखेंगे और ये हमको यहाँ पे ग्रिड का मार्किंग बता देता है कि ये मेरा Y24-25 से या 23 से लेकर के Y25 तक मेरा बिल्डिंग है। अब ये साइट वाला ड्राइंग जब आर्किटेक्ट ने दिया तो उससे उसको समझ में आ गया कि Y23 से 25 बिल्डिंग है, और इधर में उसको बता दिया गया कि X समथिंग से, जैसे मेरे वाले में भी कुछ वैल्यू होगा, X20 से X40 तक आपका बिल्डिंग है, बाकी सारे में नॉन टावर है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन को हम देखें, फिर डिसाइड हुआ कि ये रहा Y23 मेरे में, ये रहा Y25। तो यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग आ गया, और यहाँ पे इस वाले ग्रिड से लेकर के वो इस वाले ग्रिड तक बोला था कि मेरा बिल्डिंग है। तो हम तब जा करके इसको ये रेड वाला मार्क किए। अब ये हुआ मेरा टावर एरिया, और वेरीफाई तो हो ही जाता है वो ड्राइंग से। तो आपके पास क्योंकि इतने सारे ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब आप साइट इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, जब आप साइट पे जा करके भी साइट इंटर्नशिप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी इतने सारे ड्राइंग्स और डेटास नहीं प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियल वाली बात बोल करके। वो इसलिए होता है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उनका टेंडर उन्होंने लिया है और क्लाइंट कोई और है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साइट इंटर्नशिप वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी नहीं, वो आज है कल चले जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उस ड्राइंग की वजह से, कोई लीगल मैटर ना हो जाए, इसलिए वो इस तरह का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अब क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है इसलिए मेरे पास ये सारे ड्राइंग्स अवेलेबल है, लेकिन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स नहीं अवेलेबल है। तो आपको इसी बिल्डिंग को आर्किटेक्चरल ड्राइंग से और स्ट्रक्चर ड्राइंग से हम नहीं बता पा रहे हैं, तो हम आपको विजुलाइज करवा रहे हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या होता है, ठीक है। अब आइए स्ट्रक्चर ड्राइंग पे। क्या आपको समझ में आ गया कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग आर्किटेक्ट बनाएगा, डोर विंडो कहाँ कहाँ पे शीशा लगना है, ईंटा आना है, सब बता देगा। अब आपको मिला ये स्ट्रक्चर ड्राइंग, और इसको लेकर के ही कंस्ट्रक्शन करना है आर्किटेक्चरल ड्राइंग के रेफरेंस को लेते हुए, ठीक है। क्योंकि जब आप फ्लोर बना देंगे तो आप ब्रिक वर्क ढूंढेंगे, तो ब्रिक वर्क तो हम नहीं बता रहे, स्ट्रक्चर इंजीनियर है, आपको बताएगा आर्किटेक्ट। उस ड्राइंग में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ब्रिक वर्क है, यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ वहाँ से समझ में आएगा। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या किए, लिंटल के बाद शटरिंग लगाए। अब शटरिंग लगाना अपने आप में एक प्रोसेस है, ठीक है। शटरिंग पे आएंगे अभी हम लोग, नेक्स्ट वाले जब प्रैक्टिकल वीडियो आएगा तो शटरिंग का कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि क्या चीज़ समझना पड़ता है, पहले क्या बनाना पड़ता है, क्यों बनाते हैं पहले, ताकि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे हथौड़ा चलाने का जगह तक ना बचे। ये सब चीज़ों को, क्योंकि वहाँ आप खुद इमेजिन करते होंगे जब आप कोई फ्लोर का कास्टिंग होने वाला होता है, आप देखते होंगे कि पूरा बांस वगैरह बैम्बू लगा करके उसमें एकदम जगह ही नहीं बचता है चलने का। अब इसमें किसी को कह दिया जाए कि ऊपर उस फ्लोर लेवल पे काम करना है, तो वो वहाँ पे कुछ टेबल लगा करके करेगा कैसे काम। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे कि शटरिंग कैसे लगाया जाता है,
ये इंपॉर्टेंट होता है साइट वालों के लिए, ठीक है बहुत सिंपल सा चीज़। अब पहले साइट इंजीनियरिंग में आप शटरिंग लगाने के लिए आप ऑर्डर देंगे लेबर को, वर्कर को, उसके पहले आप सिविल इंजीनियर आप इस ड्राइंग को रीड करेंगे। अब रीड करने में हम आपको बता दिए कि स्लैब का ड्राइंग साइज़ चाहिए, बीम का साइज़ चाहिए, स्लैब का रेनफोर्समेंट चाहिए, बीम का रेनफोर्समेंट चाहिए। तो आप टावर एरिया को मार्क कर दिए थे। अब हम टावर एरिया को जूम करते हैं। अब हम सिर्फ आपके स्क्रीन पे टावर एरिया ही दिखाएंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर तक इसी लाइन पे हम लोग रहते हैं। यहाँ हम आपको मार्क कर देते हैं कि ये मेरा एक एज है, यहाँ मेरा एक ये एज है, इधर के साइड में ये मेरा एज है, और यहाँ नीचे में जहाँ पे हम हैं यहाँ पे भी आपका एक एज है। ये मेरा टावर एरिया है। अब टावर एरिया में ग्राउंड फ्लोर पहले समझ लीजिए, फिर नॉन टावर एरिया में जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। टावर एरिया में आप किसी भी एक जगह से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ खड़े हुए, यहाँ खड़े होकर आप सामने देखें, मान लेते हैं हम लोग इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। इस कॉर्नर में सबसे पहले देखिए हम लोगों का मार्किंग दिया हुआ है OS1, OS2, इस तरह से करके आप देख रहे होंगे कि अलग अलग आपका मार्किंग है। पहले आप मार्किंग को चेक कीजिए, OS1, OS2, 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 ये सारा OS2 चला। यहाँ आप देखिए। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ चला OS3 आ गया, OS2 चल रहा था, 3 चला, उसके बाद 4 आ गया। 4 आने के बाद और आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि 5 आ गया। ठीक है, अब आप क्या नोटिस किए कि एक्स डायरेक्शन में हम लोग बढ़े तो हम लोगों का ये स्लैब का हम लोग एक नंबर दिए हैं। स्लैब किसको कहते हैं, आप लोग अपने कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते होंगे। स्लैब कहते हैं मतलब स्लैब का जो लोकेशन होता है वो होता है बिटवीन फोर बीम्स। ये मेरा आपको बताने का मकसद है अभी कि स्लैब हम लोग टेक्निकली किसको कह रहे हैं, 4 बीम्स के बीच में जो कंक्रीट का पोर्शन आएगा। ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, ये एक स्लैब हो गया। अब इसको एक रूम की तरह से देखिए, यहाँ पे कॉलम्स है, यहाँ कॉलम है, ठीक है, ये आपका एक बेडरूम है, इमेजिन कीजिए। अब इस 4 कॉलम्स का आपके बेडरूम के चारों कॉर्नर्स पे कॉलम है, लेकिन उसके बीच में इस तरह से बीम चल रहा होता है और यहाँ पे आपका फैन लटका हुआ रहता है। इमेजिन करते हैं ऐसा। तो आपका रूम एक है, ये वो पूरा आपका एक ये रूम है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन आप इस रूम में कितने आपके पास स्लैब्स हैं, तो हम लोगों के पास 4 स्लैब्स हैं। क्योंकि ये एक स्लैब इसको हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बीच में बीम आ गया, उसको डिवाइड कर दिया। तो ये 4 बीम मिल करके इसको एक स्लैब बनाया, इसको दूसरा स्लैब बनाया, इसको तीसरा स्लैब बनाया, इसको चौथा स्लैब बनाया। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अभी क्या नोटिस किए कि आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका स्लैब का मार्किंग इस तरह से हुआ। हम लोग क्या किए, हम लोग क्या पूरे इंडिया में एक चीज़ किया जाता है, एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, कोई भी एक पैटर्न हम लोग फॉलो किए कि एक्स डायरेक्शन में पहले हम लोग नंबरिंग इंक्रीज करेंगे, उसके बाद जब एक्स डायरेक्शन में पूरा हो जाएगा फिर वाई डायरेक्शन में आएंगे, फिर वाई डायरेक्शन में आने के बाद फिर उसके बाद उस वाले में चलेंगे। मतलब हम लोग रो बाई रो हम लोग काम करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि साइट पे जब पहली बार हम ड्राइंग भेजेंगे, अब हम एक अलग स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, आप अलग एक स्ट्रक्चर इंजीनियर होंगे, आपका थॉट प्रोसेस अलग होगा हमसे। आप क्या करते होंगे, आप 1 2 3 4 ऐसे दिखाते होंगे, 5 6 7 8 ऐसे दिखाते होंगे। तो साइट इंजीनियर फिर आपके उस पैटर्न को एक बार फॉलो करेगा ग्राउंड फ्लोर पे ना। तो अगर वो आपके प्रोजेक्ट पे 2 साल काम कर रहा है तो वो क्या होगा, उसको एक हैबिट हो जाएगी, वो हमेशा ऐसे ही पढ़ेगा। अब एक फ्लोर पे आप ऐसे मार्किंग कर देंगे, अगले पे ऐसे मार्किंग कर देंगे, फिर उसके बाद किसी में ऐसे रैंडम मार्किंग कर देंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो वो क्या होगा, कन्फ्यूज़ होगा, वो इरिटेट होगा उसके, और हो सकता है कि इसमें वो क्या होगा उससे कि गलती हो जाएगी। वो 1 वाले रेनफोर्समेंट जैसे इधर 2 जा रहा है, उसको लगेगा आपने लास्ट टाइम इधर 2 दिया था, वो 2 का रेनफोर्समेंट देखेगा कि यहाँ पे 8 का 200 है, वो बता देगा कि यहाँ प्रोवाइड कर दो, जबकि यहाँ हो सकता है 10 का 200 पे प्रोवाइड करने का होगा, तो कम पड़ जाएगा, रेनफोर्समेंट टूट जाएगा। फिर वो उसकी गलती नहीं होगी क्योंकि वो बाद में फिर बोलेगा कि 2 फ्लोर्स पे आपने एक पैटर्न फॉलो किया, एक पे आपने अलग फॉलो कर दिया, कन्फ्यूज़न में आदमी से छूट गया, ये हो सकता है। तो इसलिए एक पैटर्न फॉलो करना होता है। आप कोई भी ड्राइंग उठा के देख लीजिए XYZ, जो अच्छे तरीके से बनाया गया होगा, एक पैटर्न होगा। तो स्लैब का मार्किंग अभी हम आपको पहला समझा रहे हैं, तो अभी सिर्फ स्लैब पे फोकस कीजिए, अभी बीम पे नहीं जाएंगे। हम लोग एक्स डायरेक्शन में बढ़े, हम लोगों का मार्किंग बढ़ा, OS5 तक गया। उसके बाद यहाँ फिर आप मार्किंग देखिए, नेक्स्ट चेंज हुआ, OS6 आ गया, फिर OS7 चलता रहा,
फिर उसके बाद आप आगे आइए तो OS 6A आ गया, कोई एक स्लैब थोड़ा डिफरेंट हुआ तो अब क्योंकि हम लोग आगे बढ़ गए थे 7 तो 6 का 6A कर दिए, ठीक है, ये आगे पीछे थोड़ा सा हो जाएगा, चलेगा। फिर 7 चलता रहा। अब आप सोचेंगे कि जब हम एक फ्लोर में 4 बीम्स के बीच वाले को एक स्लैब कहते हैं तो ये भी OS 7, ये भी OS 7, ये OS 2, तो ये भी OS 2 क्यों है? जब ये सारे OS 2 क्यों हैं, ये सारे OS 7 क्यों हैं? आपके हिसाब से ये सारा मार्किंग अगर ये 7 है तो ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 दे सकते थे। अब इसको यहाँ पे सोचिए कि ये सारे जो आप स्लैब्स को देखिए, अब क्योंकि जो इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जाता है ना वो सिमेट्रिकल बनाया जाता है, कोशिश किया जाता है कि हम जितना सिमेट्री मेंटेन कर सके, कोई एक फिक्स्ड पैटर्न जितना मेंटेन कर सके उतना कंस्ट्रक्शन में ईजी होगा। क्यों ईजी होगा? कि अगर साइट वालों ने कोई इतने साइज़ का अगर एक शटरिंग बना दिया है तो वो शटरिंग उनका, अभी हम सिर्फ एग्जांपल से समझा रहे हैं कि अगर इस साइज़ का कोई शटरिंग बनाया है तो आप देखिए ये ग्रिड को चलो छोड़ दीजिए, ये ग्रिड और ऐसा ये वाला ग्रिड, ये सारा एक टाइप का है तो उसको कॉस्ट बचेगा, उसको टाइम बचेगा, वो तुरंत यहाँ से शटरिंग निकालेगा, यहाँ लगा देगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर ये स्लैब अलग है, ये अलग है, फिर उसका शटरिंग को काटो, फिर जिस शटरिंग को यहाँ काटेंगे वो यहाँ यूज़ नहीं हो सकता है, फिर अगर यूज़ करेंगे तो जॉइंट बहुत ज़्यादा रहेगा, उसमें से सीमेंट जो है वो पेस्ट वो बाहर आने का टेंडेंसी रहेगा। तो वो कोशिश करते हैं हम लोग साइड पे कि एक फिक्स्ड हम लोग डायमेंशन में चीज़ों को बनाएं। अगर हम लोग ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का 7 मीटर दे रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि ये सारा डिस्टेंस 7 मीटर ही रहे, अनटिल एंड अनलेस कि हम लोगों को कहीं पर ज़रूरी हो। तो आप हॉरिजेंटल इस वाले फ्लोर प्रोजेक्ट में देखेंगे तो 7 या 8.3 का आपको फाइनल जो है वो 8.3 का माना गया है। इस पूरे वाले बिल्डिंग में 8.3 के ग्रिड को एवरेज माना गया है, ठीक है, उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि वो ऑफिस बना रहे हैं तो ऑफिस बना रहे हैं तो उनको 10-10 फीट वाले रूम्स नहीं चाहिए, उनको बड़े बड़े रूम्स चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों का जो स्लैब होता है, स्लैब में क्या है, बेंडिंग आने वाला है, बेंडिंग आएगा तो लोड ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से अगर स्क्वायर ही स्लैब है तो चारों बीम्स पे लोड जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में आपका एक ही तरह से बेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट शायद एक ही तरीके से लगेगा या नहीं भी लगेगा। मान लेते हैं कि इसमें आपको रेनफोर्समेंट लगा, यहाँ पे आपको लगा बॉटम में 8 का 200 और यहाँ लगा आपको 8 mm का रेनफोर्समेंट 100 mm की स्पेसिंग पे। अब ये और ये सबका साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल है, 50 mm का 100 mm का आगे पीछे अगर होता है तो हम लोगों का कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा चेंज तो आ नहीं रहा है, क्योंकि मान लेते हैं 4.1 मीटर का फ्लोर हो या 4.12 मीटर का फ्लोर हो, उससे हमको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जब सारे पैनल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसका मतलब सारे में बेंडिंग सिमिलर होगा, सारे में बेंडिंग मूवमेंट सिमिलर होगा, सारे में रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन सिमिलर होगा। तो हम लोग कहते हैं कि एक बार हम ड्राइंग में यहाँ पे दिखा दिए इन्फॉर्मेशन कौन सा रेनफोर्समेंट कैसे बेंड होगा, आप सेम इसी चीज़ को उठाओ यहाँ पेस्ट कर दो। अगर हम बहुत ज़्यादा पेस्ट कर देते तो पूरा ड्राइंग आपको क्राउडेड हो जाता। तो हम लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं और मैक्सिमम लोग पूरे इंडिया में जब भी इस तरह का कोई सिमिलर प्रोजेक्ट्स करना होता है जहाँ पे आपका सिमिलर ये सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो वो OS2 में देखिए कि वो आपको यहाँ पे मार्किंग कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या मार्किंग किया है कि आपको ये रेनफोर्समेंट एक डॉटेड बनाया है, इसको बोला है A। हम आपको समझाए थे कि जब भी इस तरह का कोई कंडीशन होगा, जब हम ऊपर से देख रहे हैं रेनफोर्समेंट को तो कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं दिखता हम लोगों को, पूरा कॉन्क्रीट ही दिखता है। लेकिन अगर एटलीस्ट हम लोग किसी को माने कि नीचे कौन सा होगा तो हम लोग हिडन वाला दिखा देते हैं, नीचे वाला रेनफोर्समेंट, और उसी स्लैब में जो ऊपर वाला रेनफोर्समेंट होगा उसको हम लोग कंटिन्यूस लाइन से दिखा देते हैं। तो A इस डायरेक्शन में है, B इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे ये रेनफोर्समेंट ऐसे लगेगा। ये A रेनफोर्समेंट की बात हो रही है, ये रेनफोर्समेंट कितने mm डायामीटर का होगा वो बता दिया गया है, और कितने स्पेसिंग का होगा वो भी बता दिया जाएगा। तो आपको ये मिला X डायरेक्शन में जो आपका रेनफोर्समेंट बॉटम में आप बिछा रहे हैं। अब आप केजिंग बनाना चाहते हैं तो आप इधर से भी कुछ रेनफोर्समेंट बिछाएंगे। अब हम इसको डॉटेड में बना रहे हैं, इसका मतलब ये सारा अभी हम नीचे वाला केज तैयार कर रहे हैं। तो नीचे वाला जो केज तैयार हुआ तो यहाँ पे मेरा ये केज तैयार हो गया। अब स्लैब है, ऊपर में भी केजिंग लगेगा। अब ऊपर में क्या होता है कि हम लोगों का अगर हम एक स्लैब को इस तरह से बनाएं और स्लैब के ऊपर यूडीएल आ रहा है तो हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्लैब जो होता है वो जनरली सिंपली सपोर्टेड माना जाता है, ठीक है, एक पैनल वाला। अगर मल्टीपल पैनल्स की बात कर रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ों को पढ़ते होंगे कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या आया, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट।
और यहाँ पे क्या चल रहा था, पॉजिटिव चल रहा था। पॉजिटिव वाले के लिए, क्योंकि ये नीचे बेंडिंग मोमेंट है तो नीचे रेनफोर्समेंट हम लोग देते हैं, ये वाला हम लोग दे दिए। अब सपोर्ट्स पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ से लेकर के यहीं तक आ रहा है। तो ये बी में बीच वाला ये जो सपोर्ट बना है, इससे अगर आपका ये 500 mm और इधर भी आपका ये 500 mm, अगर इतने दूर तक ही अगर आपको बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो ये चीज़ किसको पता चला, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता चला। क्योंकि वो लोड लगाया, बेंडिंग मोमेंट निकाला, उसको कैलकुलेशन किया, उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि जब भी ऐसा कोई बीम आएगा, अब ये देखिए कंटिन्यूस स्लैब है, ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो सारे ही सपोर्ट्स पे अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो रहा है बिल्डिंग, यहाँ पे इस तरह से अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये कलर चेंज कर देते हैं, ये कुछ आपका ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। जहाँ जहाँ पे बीम आएगा वहाँ वहाँ पे आपको कुछ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो कितनी दूर आएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। वैसे ही देखिए आपको यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे कुछ रेनफोर्समेंट बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक रेनफोर्समेंट दिया गया है। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये आपको एक पैटर्न बता दिया कि जब भी OH2 स्लैब की बात करेंगे तो नीचे में तो A और B नाम का बार आएगा। क्या है A और B, अभी टेबल में कहीं पे बना हुआ मिल जाएगा हम लोगों को। ड्राइंग में नहीं दिखा है क्योंकि इतने छोटे से जगह में 8 का 200 लिखते हम लोगों को तो जूम करके दिख जाएगा, साइड पे दिखेगा ही नहीं, तो कैसे पढ़ेगा इंजीनियर। तो यहाँ पे नाम दे दिए ABCDEFGH और वहाँ बाहर एक टेबल बना दिए, वहाँ पे बता दिए A क्या है B क्या है। हम बॉटम में एक बार दिए A, इधर से एक बार दिए B। अब इसमें क्या किया जाता है, ऐसे करके पूरा नहीं दिखाया जाता जैसा कि हम यहाँ पे बनाए थे। क्यों नहीं दिखाया जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा। तो इसको क्या कर दिया जाता है कि एक बेसिक वाला दिखाया जाता है और कॉलिंग कर दिया जाता है। कॉलिंग यही है, ABCD जो हम लोग किए इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिंग। हम इसको एक नाम दे दिए और हम क्या किए, एक दिखा दिए। अब स्पेसिंग तो बता ही देंगे @200, तो 200 का मतलब है कि 200 mm पे दूसरा भी लगा दो, ये पूरा A चलता रहेगा, ये B चलता रहेगा। बॉटम का केजिंग हो गया। अब टॉप में केजिंग आए, जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ नेगेटिव हो रहा है वही इस साइड से भी तो कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं ये सिंपली सपोर्टेड है, एज है, तो यहाँ पे या कम इस ऐसे ही मान लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से ऐसा बेंडिंग मोमेंट बन रहा होगा, फिर ऐसे आगे जा रहा होगा। ये पहला वाला सपोर्ट होता है, यहाँ से ऐसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये जीरो बेंडिंग मोमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर ये आगे जाता है। तो सिंपली सपोर्टेड के एज पे हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो हम लोगों का जीरो होता है। ठीक है, तो इस वाले केसेस में क्या होगा, आपका रेनफोर्समेंट यहाँ पे जीरो रहेगा, सॉरी बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा। जब बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा इसका मतलब है कि आगे तो कुछ जा नहीं रहा है, ये खत्म हो गया है, तो वैसे भी रेनफोर्समेंट हम लोग यहाँ लाके बेंड कर देंगे। तो ये जो हम टॉप का रेनफोर्समेंट देंगे, ये बस हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम मान के चलते हैं कि कुछ यहाँ पे फिक्सिडिटी मिल सकता है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट थोड़ा सा ऊपर में। अब ये रेनफोर्समेंट देखिए, ये आपका ये A और B डैश है, मतलब नीचे वाला रेनफोर्समेंट है। अब ऊपर के साइड में भी रेनफोर्समेंट देंगे तो ये C चला। अब ये C कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है पूरे में, यहाँ भी C है, ये भी ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस साइड में भी वही कंटिन्यूस है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा तो D चल रहा है, D का कलर ग्रीन कर देते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से ये आगे जाएगा, ऐसे D चल रहा है। और यहाँ पे देखिए F नाम दे दिया गया, क्योंकि अब देखिए D और F हो सकता है दोनों सिमिलर रेनफोर्समेंट होंगे, लेकिन डिफरेंस ये कि ये स्ट्रेट जा रहा है। जो लेबर आपका रेनफोर्समेंट काटेगा साइड पे वो कुछ इतने लेंथ का रेनफोर्समेंट काटेगा 10-15। यहाँ पे रेनफोर्समेंट दूसरा हो गया, भले वो सेम होगा 8 का 200 ही होगा मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका शेप बेंड हो गया है तो अब लेबर को एक ऐसा बार काटना पड़ेगा 10-15 और यहाँ के लिए उसको एक ऐसा बार काटना पड़ेगा 10-15। तो दोनों अलग अलग चीज़ हो गया ना, भले वो एक जैसा हो। तो हम लोग इसको दिखा दिए F नाम से दे दिए। ठीक है, तो A हो गया, B हो गया बॉटम में पूरा दे दिया, काम खत्म हो गया। टॉप में हम लोगों का यहाँ पे देखिए ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, तो भी यहाँ पे सेंटर वाले पोर्शन में कोई नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है नहीं, जो ऊपर रेनफोर्समेंट होना चाहिए। यहाँ से अगर ऐसा भी आपका बनेगा तो भी आपके इतने दूर सेंटर में भी कोई ऐसा नेगेटिव बेंडिंग है नहीं, इसमें तो उल्टा और पॉजिटिव है, मतलब नीचे आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड था। तो आप नीचे तो A और B दे ही चुके हैं। इस वाले जोन में इतने दूर तक में ऊपर के साइड में कोई बेंडिंग मोमेंट होता ही नहीं है, जीरो बेंडिंग मोमेंट, ना टेंशन है ना कॉम्प्रेशन है, मतलब ना नीचे की तरफ जा रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। बेंडिंग मोमेंट
नीचे आपको क्योंकि बेंड हो रहा है तो नीचे रेनफोर्समेंट आप दे चुके हैं टेंशन जोन में, वो हो गया, लेकिन ऊपर वाले साइड को तो कोई मूवमेंट वहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए इतने दूर में हम लोग, आप देखेंगे साइड पे कि हम लोग रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट ऐसे दे रहे हैं, ये ब्लू वाला रेनफोर्समेंट इस तरह से चलता रहेगा, ये इस तरह से यहाँ पे आगे आ जाता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे से भी ऐसे आगे आ जाएगा। ये ग्रीन वाला भी जो रेनफोर्समेंट है ये इस तरह से यहाँ तक चलेगा और फिर यहाँ से ये आगे ऐसे कनेक्टेड रहेगा। ये बीच का पोर्शन आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको ये खाली रहता है। अब इसको साइड से अगर आप एलिवेशन देखिए या यहाँ से एक सेक्शन कट के देखिए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये बॉटम बार है मेरा, इस बॉटम में ये ए है जो डॉटेड वाला है, तो बी उसके ऊपर चल रहा होगा, इसको तोड़ के तो बीच से नहीं घुस जाएगा, तो ऊपर चलेगा तो बी हम लोगों का हो जाएगा ऐसे करके, ये ए और बी हो गया। हम इसका स्लैब का सेक्शन काट कर देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ऊपर से आया सी बार, तो सी बार चल रहा है, तो ये सी बार आपको कुछ ऐसे दिखा, ऐसे करके। अब फिर अब सी के साथ साथ आपको ये डी और एफ भी दिखा, तो डी और एफ भी बना देते हैं, इसी तरह से करके डी और एफ भी दिख गया। बीच में ये वाला पोर्शन आपको खाली मिला, ऐसे ही खाली रखा जाता है। अब साइड पे क्या होता है, दो तरीके का प्रैक्टिस है, या तो ऐसे ही रखो, ठीक है, तो एक बार ऐसा कट करो, एक बार ऐसा कट करो, एक नीचे वाला कट करो, आसान है। अब पुराने पहले से क्या होता चला रहा है ना कि क्रैंक करने का हम लोगों को बीम में, क्योंकि पता होता है कि बीम क्रैंक बार्स क्रैंक कर सकते हैं, हम लोगों को यही वाला बार यहाँ है और आगे जाकर के बेंडिंग मोमेंट है नहीं, तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम लोग, और ये भी अगर सेम डायमीटर का बार है और सेम स्पेसिंग पे है, ये भी अगर आपका 8 mm का बार है 200 के स्पेसिंग पे, और ये भी अगर आपका 8 mm का बार है 200 के स्पेसिंग पे, तो वो क्या करते हैं ना कि यही ऐसा एक बार कट करते हैं जो बार कुछ ऐसा होता है, ऐसा क्या करते हैं कि वो इसको साइड पे लगा के यहाँ रख देते हैं। अब ये वाला ग्रीन वाला बार यहाँ से इस तरह से नीचे चला गया, फिर आगे बढ़ा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव का रिक्वायरमेंट है, फिर वापस ये ऊपर चला गया, सपोर्ट पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो ये जो पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा बनता है इस तरह से, इसमें यहाँ इतने दूर में नीचे रेनफोर्समेंट चाहिए, ये बार नीचे आ गया, इतने दूर में ऊपर चाहिए, ये बार ऊपर चला गया, तो सारे बेंडिंग मोमेंट को ये एक तरह का रेनफोर्समेंट ये वाला जो है ये अलोन हैंडल कर लेता है। तो दोनों तरीके से साइट पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है साइट पे इंजीनियर्स के प्रैक्टिस पे या वर्कर्स के प्रैक्टिस के ऊपर कि वर्कर किस तरह से, किस अप्रोच से अपना रेनफोर्समेंट देते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कैसे भी दो, बस ये इतना डिस्टेंस वो साइट पे जाके, साइट इंजीनियर का काम होता है कि बीम से आकर के बाहर वो ये नापता है कि अगर उसको 1000 mm रिक्वायर्ड था तो 1000 mm तक ये बार होना चाहिए, वो नापेगा साइट पे आके। कोई इंस्पेक्शन करने भी आपके साइट पे आएगा तो वो यही नापेगा, ठीक है। इस वाले साइड में भी आपका यही चीज़ नापा जाता है कि जितना भी ये रिक्वायरमेंट था उतना दिया गया कि नहीं दिया गया। ए और बी को चेक कर लिया जाता है। अब ए को देखिए, ए को बेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये तो कंटिन्यूस चल रहा है ना, तो कंटिन्यूस चल रहा, तो आप बस ऐसे ही रेनफोर्समेंट को रख करके यहाँ पे बस आपस में इन लोगों को बांध दिए और ये चलता रहा। तो ए वाला बार जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, लैपिंग लगते लगते, छोटा सा लैप दे देंगे, काम हो जाएगा। इस वाले साइड में यहाँ पे क्योंकि बीम खत्म हो रहा था तो इस बार को देखिए यहाँ पे बेंड किया गया है, जूम कर लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो, इसको बेंड किया गया है क्योंकि यहाँ पे मेरा बीम खत्म हो रहा था, लेकिन इधर देखिए बेंड नहीं किया गया है और ये वाले बार को फिर लैप दिखा दिया गया है, ठीक है। तो इसका बस आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी था। तो ये है हम लोगों का कि रेनफोर्समेंट जो है ये ए बी सी डी, और अब इसमें देखिए ई नहीं है, ई टाइप का रेनफोर्समेंट है। अब ई टाइप का रेनफोर्समेंट क्या होता है हम आपको एक जनरल यहाँ बना के दिखा देते हैं। हम लोग जो नाम दे रहे हैं या कोई भी साइट पे जब आप जाएंगे ना तो ऐसे करके लिखा रहेगा। ए हम बोले जो मेरा बॉटम का बार है एक्स डायरेक्शन में, अब सारा एक्स देखिए आप ड्राइंग में ए है। बी हम बोले जो मेरा वाई डायरेक्शन में बॉटम का बार है। सी हम बोले जो मेरा एक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूस बार है, ए बी सी हो गया। ई हम बोलते हैं जो मेरा डी हम बोलते हैं जो मेरा इस डायरेक्शन में कंटिन्यूस बार है, डी हो गया। तो अब हम लोगों का मान लेते हैं कि अगर यहाँ भी ऐसे कंटिन्यूस है तो हम लोगों का ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये भी डी हो गया, ये भी सी हो गया। अब ए बी सी डी करके पूरा रेनफोर्समेंट पूरा हो गया। आप चारों रेनफोर्समेंट को देखिए ए बी सी डी को, इसमें से किसी में भी एजेस जो है वो बेंड नहीं किए हुए हम लोगों के हिसाब से। तो हम लोगों का ए भी स्ट्रेट है, बी भी स्ट्रेट है, सी भी स्ट्रेट है, डी भी स्ट्रेट है। इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ इसके बराबर है, ये सी का और ये डी का लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट एक बराबर है। हम लोग ई देते हैं। अब फिर से ए बी सी डी हो गया, अब वापस एक्स डायरेक्शन में आइए।
अगर यहाँ पे ये एज होता है, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पे लास्ट हम लोगों का बीम है, तो यहाँ देखिए यहाँ बेंड किया हुआ सेम लेंथ का बार, बस यहाँ से बेंड किया है तो ये ई है। सेम फिर हम लोगों का दूसरे डायरेक्शन में तो एफ हो गया, ये वाला भी बेंड किया हुआ है तो ये एफ हो गया। ये है हम लोगों का ABCDEF का मतलब। अब साइट पे आप बताएंगे लेबर को कि 8 का 200 पे पड़ेगा, तो लेबर पहले पूछेगा कि जो लॉट आपका रेनफोर्समेंट का आया है मार्केट से खरीद के, वो ऐसे करके आपका कुछ यू शेप का ऐसे बना हुआ रहता है मार्केट में जब आप ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, फिर आप उसको कट करते हैं, स्ट्रेट करते हैं और कट करते हैं। तो कट करना है तो आपको अगर ये बार बी प्रोवाइड करना है और ये बी यहाँ पे जाकर के बेंड हो रहा है, तो आपको ये टोटल लेंथ को तो पहले एक सीधा में ब्रेक करना पड़ेगा ना। ये अगर 4 मीटर है, ये अगर 0.5 मीटर है, तो 4.5 का तो यहाँ से आप पहले एक स्ट्रेट कट लगाएंगे। तो लेबर को ये ABCDEF बताने में यही काम आता है कि आप बोले 4.5 का काटो और उसमें से 0.5 को ऊपर की तरफ बेंड कर दो, तो वो ये ऐसे एल शेप का एक बार तैयार कर देगा। फिर आप बोलिएगा ऐसा ऐसा 50 बार करो। अभी उसको पता नहीं कहाँ लगना है, अभी उसको बस पता है 50 करना है, तो वो काउंटिंग करेगा और ऐसा ऐसा 50 बार बना देगा। साइड पे हो गया ये काम। उसके बाद हम लोग आएंगे, बोलेंगे कि अब इसको जहाँ पे शटरिंग लगा हुआ है वहाँ पे चलो फ्लोर पे, और वहाँ पे इसको अब प्लेस करना होगा। तो ग्राउंड फ्लोर के छत पे जाना है तो वो तो ऐसे ही मैनुअली हाथ से लेके आ जाएगा। मान लीजिए 10 स्टोरी पे जाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे हम लोगों को इसको ऊपर पहुँचाने का तरीका ढूंढना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे करेंगे, आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग ये सारा सामान ईजिली ऊपर पहुँचा देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हम लोग स्लैब के बारे में पूरा चीज़ सीख गए। ये पूरा जो ड्राइंग है ये चलेगा 2-3 लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है, इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, तो आपको समझाना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। अभी हम आपको स्लैब का मार्किंग कि OS 1 2 3 4 कैसे किए, क्यों अलग अलग किए किसी को और क्यों सिमिलर किए। 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, दोनों का साइज़ सेम है। 1 और 2 में डिफरेंस ये है कि जब आप RCC डिज़ाइन पढ़ते होंगे तो RCC डिज़ाइन में आप पढ़ते होंगे कि स्लैब के पैनल के 9 टाइप्स होते हैं। ये वाला अगर हमारा एक ऐसा आपके IS कोड में बना हुआ है, पेज नंबर 91 में, IS 456 में, इस तरह से करके आपको, अच्छा ये डायग्राम नहीं गिवन है, वहाँ पे आपको टेबल बना हुआ है, हम समझा देते हैं। ऐसा पैनल में क्या हो रहा है, 2 साइड आपका डिसकंटिन्यूस है, 2 साइड कंटिन्यूस है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर 1। पेज नंबर 91 में जो टेबल देखिएगा उसमें जो पहला वाला है वो इसके बारे में लिखा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं जिसमें एक साइड डिसकंटिन्यूस है, 3 साइड कंटिन्यूस है, इसको हम लोग बोले नंबर 2। हो सकता है नंबरिंग आगे पीछे होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा किस नंबरिंग में सेट हो रहा है। ये वाला अब देखिए सिमिलर है 1 के जैसा, 2 डिसकंटिन्यूस है, 2 कंटिन्यूस है। इसका मतलब है कि जो आप कैलकुलेशन करते हैं अल्फा इंटू W इंटू LX², तो ये दोनों ही केसेस में सेम आएगा। उसमें जो कॉफिशिएंट अल्फा लीजिएगा, 2 डिसकंटिन्यूस है तो कॉफिशिएंट सेम रहेगा। अब स्पैन अलग होगा अलग बात है, लेकिन हम इसमें तो कोई साइज़ नहीं बताया ना, इसमें तो हम आपको सिर्फ सिनेरियो समझा रहे हैं। तो ये भी 1 कहलाएगा। ये 3 होगा क्योंकि इसमें क्या था कि ये वाला साइड डिसकंटिन्यूस था, आगे फ्लोर नहीं जा रहा है। इसमें ये वाला साइड डिसकंटिन्यूस है, ये तीनों कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब इसको 3 बोल दिए। ये आपका चारों साइड से कंटिन्यूस है, इसको 4 बोल दिए। फिर ये 3 के सिमिलर है। फिर एक आता है आपका इस तरह का कंस्ट्रक्शन, ऐसा। इसमें क्या है कि सिर्फ एक साइड से कंटिन्यूस है, तीनों साइड से डिसकंटिन्यूस है, इसको 5 बोल दिए। इसमें क्या है, 2 छोटे साइड्स कंटिन्यूस है, 2 बड़े साइड्स डिसकंटिन्यूस है, 6 बोल दिए, ये भी 5 हो गया। फिर आपका आया कंस्ट्रक्शन ऐसा, इस तरह से कुछ। इसमें आप किसी भी बीच वाले इसी पैनल को देख लीजिए, इसमें 3 साइड डिसकंटिन्यूस है, एक बड़ा वाला साइड कंटिन्यूस है। इसमें भी 3 डिसकंटिन्यूस था, लेकिन एक छोटा वाला साइड कंटिन्यूस था, तो इसको बोल दिए हम 7। फिर उसके बाद ये वाला मेरा देखिए कि इसमें 2 बड़े साइड कंटिन्यूस है, 2 छोटे साइड डिसकंटिन्यूस है। ये यहाँ पे भी वही था, लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 छोटे साइड कंटिन्यूस थे और 2 बड़े साइड डिसकंटिन्यूस थे, इसको हम बोल दिए 8। और एक सिंपल हम लोगों का इस तरह से फ्लोर है जो चारों साइड से डिसकंटिन्यूस है, इसको हम लोग बोल दिए 9। तो ऐसे करके हम लोगों का टोटल 9 हम आपको टाइप्स का दिखा दिए कि कैसा कैसा कंडीशन हो सकता है स्लैब में। या ये है मेरा बिल्डिंग का एज। ठीक है, जब आप ड्राइंग को रीड करेंगे अपने मोबाइल में PDF लेकर के, फिर आप जब उसको जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा बिल्डिंग का एज है। अभी वो भी हम समझा देंगे कैसे समझ में आया। इसमें मेरा ये वाला 2 डिसकंटिन्यूस है, 2 कंटिन्यूस है, इसको हम नाम दिए 1। इसमें मेरा ये एक साइड डिसकंटिन्यूस है, 3 साइड कंटिन्यूस है, इसको नाम दिए 2। अब इसमें भी वही पैटर्न है और इसका साइज़ भी सिमिलर है। अगर साइज़ अलग होता तो 3 बोलते, क्योंकि इसका तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता ना। अगर ये बड़ा साइज़ का होता तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता, रेनफोर्समेंट और ज़्यादा प्रोवाइड होता, तो हम अलग बोलते। अभी इसका पैटर्न भी सिमिलर और इसका आपको रेनफोर्समेंट का MMV सब कुछ सिमिलर, इसका मतलब है कॉपी चलेगा बस। तो कॉपी चलेगा तो ऐसा इस डायमेंशन के
रफ फिगर्स का ये जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है, अगर ये मेरा 4.15 मीटर है तो 4 से लेकर के 4.3 मीटर तक का या 4.2 मीटर के आसपास तक का जो भी पैनल इस कंडीशन में आएगा हम सबको सेम नाम देंगे। तो 2 2 2 इस तरह से चला जा रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगला कोई पैनल चेंज होगा उसका उस हिसाब से मार्किंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का मार्किंग करने का तरीका स्लैब का। अब आपके दिमाग में आएगा कि अब सर इसका रेनफोर्समेंट पता चल जाए कहाँ पे है। तो हम लोग आज वाले जो हम लोग का डिस्कशन है वीडियो का, आज हम लोग स्लैब के ऊपर में ही सारा डिस्कशन कर रहे हैं, बाद में हम लोग बीम के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए शेड्यूल ऑफ स्लैब रेनफोर्समेंट, एक टेबल आपके ड्राइंग में गिवन है। स्लैब मार्किंग यहाँ दिया हुआ है OS 1 2 3 4 5 6 6A 7 8 जितना भी टाइप का हम दिए हैं, ठीक है। आपको ड्राइंग में ढूंढ लेना है वो कहाँ पे है। थिकनेस दिया हुआ है सबका mm में, अलग अलग होता तो अलग अलग रहता। इस वाले फ्लोर पे सारा सिमिलर है, हम लोग कोशिश भी करते हैं कि एक फ्लोर पे सारा सिमिलर रखें, अदरवाइज एक पैनल को 120 कर देंगे, एक को 150 कर देंगे, सब में शटरिंग ऊपर नीचे लगाना होगा। आप जितना का कंक्रीट 20 mm बचा के सेव नहीं कीजिएगा, आपका वर्कर उसको करने में 3 दिन एक्स्ट्रा लगा देगा, उसका आपको पैसा लग जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि एक फ्लोर पे सारे थिकनेस को जब तक लॉजिकल हो एक जैसा रखना चाहिए, 10-20 mm के लिए वेरिएशन नहीं करना चाहिए। अब हम लोगों का OS 1 स्लैब है, 150 mm थिकनेस मिल गया, इसमें सारे मार्किंग दिए हुए ABCDEF। आपके OS 1 में आपको जा करके देखना है कि आपको कितने मार्किंग्स की ज़रूरत है। OS 1 ये वाला है, आप इसमें देख लीजिए AB आपको चाहिए, EF भी आपको चाहिए। यहाँ देखिए रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, D भी चाहिए, लेकिन D का क्या है कि आपको कॉलिंग जो है वो इधर रखा हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि जो भी D वाला बार है आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आएगा तो इसी में। और यहाँ पे देखिए C वाला बार दिया हुआ है, इसका कॉलिंग लेकिन इधर किया हुआ है। ये कॉलिंग इधर और इधर करने में फ़र्क है। अब ये C बार जो है ये 2 स्लैब में चल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है। ये OS 2 है, ये OS 1 है। हो सकता है OS 1 में ये 8 का 200 mm पे रिक्वायर्ड हो, OS 2 में ये 8 का 150 mm पे रिक्वायर्ड हो। जब ऐसा केस होगा तो आपको दोनों में से जो ज़्यादा मतलब आपको जो रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है वही देना पड़ेगा। तो 8 का 150 पे दीजिएगा तो 1 मीटर में आप 6 रेनफोर्समेंट दीजिएगा, 200 दीजिएगा तो 1 में आप 5 ही दीजिएगा, तो आपको 150 चलाना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप 150 वाला चला देंगे तो बार तो चलेगा पूरे में ही, लेकिन कॉलिंग किसका माना जाएगा, OS 2 में जो C है उसका माना जाएगा। OS 1 में जो C है वो सिर्फ वहाँ पे ऐसे खाली डब्बा बना रहेगा। खाली डब्बा से हमको समझ में आ जाएगा कि रेनफोर्समेंट है, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है। OS 1 में C का बात नहीं किया जाएगा, OS 2 वाला C देखेंगे। मतलब ड्राइंग भी अब आपको देखना है साथ साथ और टेबल भी समझना है साथ साथ, ठीक है। अब नीचे आइए टेबल में। अब OS 1 में आप देख लीजिए कि आपको A भी रिक्वायर्ड है, E भी रिक्वायर्ड है, F भी रिक्वायर्ड है और C और D दोनों चलेगा, लेकिन कॉलिंग इसमें नहीं होगा क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से OS 2 में बना हुआ है। OS 2 में देखिए A भी चाहिए, अभी OS 2 छोड़ दीजिए, पहले OS 1 में आते हैं, ठीक है। अब OS 1 में देखिए 150 mm थिकनेस है, ABCDEF सबका इन लोग कॉलिंग चला दिए हैं, ठीक है। आपके ड्राइंग में A था, B था, E था, F था, CD भी था लेकिन उसका कॉलिंग दूसरे में लिखा हुआ था। अब लेकिन यहाँ पे कॉलिंग यहाँ दिया गया है, इसका मतलब है कि दोनों में सिमिलर होगा। यहाँ भी 8 का 140 है, OS 2 में भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ 8 का 200, यहाँ 8 का 200 रिक्वायर्ड है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ गलती ये पकड़ाया कि आपने इसमें क्या कर दिया, OS 1 में आपने C वाले बार को और C वाले बार को आपने चला दिया OS 2 के हिसाब से। OS 2 में कितना है, 8 का 200 रिक्वायर्ड और OS 1 में कितना है, 8 का 140 रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि आपका यहाँ 8 का 140 रिक्वायर्ड है और यहाँ 8 का 200 रिक्वायर्ड है। तो आपको प्रोवाइड क्या करना है, 8 का 140, OS 1 में वो लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये C कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। ये C यहाँ लिख दिया गया है, तो ये चीज़ आपको क्या हो गया, गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब ये फाइनल ड्राइंग क्योंकि आपको जो हम दिखा रहे हैं ये फाइनल नहीं होता है, जो हम भेज चुके हैं साइट पे वो फाइनल होता है। तो ये सारा करेक्शन हो जाता है, पूरी टीम इसको चेक करती है। ये सिर्फ मेरे एंड वाला ड्राइंग है। तो हम जब इसको बना रहे हैं तो हमसे बनाने में ये गलती हुआ कि हम C इधर लिख दिए और कैलकुलेशन के हिसाब से 140 प्रोवाइड करेंगे तो C इधर होना चाहिए था। तो जब ये ड्राइंग मेरे से पास होकर के आगे जाता है तो फिर वहाँ उसको एक टीम वेरीफाई करती है। वो मेरे कैलकुलेशन को नहीं मांगेगी, उसको पता है कि हम कैलकुलेशन कर चुके होंगे। वो मेरे ड्राइंग को चेक करेगी क्योंकि ये साइट पे जाने वाला है। तो 140 और 200 दिखा आपको, OS 1 में लिखा हुआ है और OS 2 में 8 का 200 लिखा है। इसका मतलब ये C यहाँ के बदले यहाँ आना था।
तो फाइनल ड्राइंग जो गया होगा उसमें सी यहाँ लिखा होगा। ठीक है, फिर अब डी की बात कर लेते हैं। डी आपको OS1 में कितना है, 8 का 140, और नीचे आपका स्लैब कौन सा था, OS1 के नीचे OS6 था। तो OS6 का हम लोग देख लेते हैं। OS6 में रिक्वायर्ड है 8 का 190, 8 का 170। इसका मतलब है कि OS1 का 8 का 140 ही ज़्यादा हुआ, तो यही देना था। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो D है, ये वाला D भी यहाँ नहीं हो करके ये यहाँ लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि आपको OS1 में अब क्या क्या रिक्वायर्ड है। A B रिक्वायर्ड है, C D भी अब रिक्वायर्ड हो गया करेक्शन के बाद, और E F भी रिक्वायर्ड हो गया। आइए यहाँ टेबल में आप देखिए कि यहाँ पे 150 mm का आपको थिकनेस गिवन है। इसके बाद आपको A 8 का 200 है, B 8 का 200 है, C 8 का 140 है, D भी 8 का 140 है, E 8 का 200 है, F 8 का 200 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे रेनफोर्समेंट मिल गए। अब साइड पे आप क्या करेंगे, A को देखेंगे कि बॉटम वाला बार है, B भी देख लिया बॉटम वाला बार है। आप 8 का 200 8 का 200 पे बॉटम का रेनफोर्समेंट ये वाला और ये वाला आप प्रोवाइड कर दिए। अब उसके बाद आप आज देखिए C और D 8 का 140 है, तो आप एक रेनफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड किए, और इसका जो स्पेसिंग रहा वो 140 पे रहा, 8 mm का ही रहा। ठीक है, ये चल गया। अब C और D, तो D भी आप यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड कर दिए। अब अगर उसमें से कोई एक बार बेंड हो रहा था, जैसे F बेंड हो रहा था और E बेंड हो रहा था, तो E और F भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। इसी तरह से ग्रेजुअली आप आगे देखते चलिए। OS2 भी है। अब यहाँ पे देखिए ये डॉटेड बना हुआ है। डॉटेड बना हुआ है, इसका मतलब है कि OS2 में E है ही नहीं, ये डैश दिया हुआ है, मतलब नील, E आपका नहीं है। आप OS2 में जाके प्लान में चेक कर लीजिए इसी चीज़ को। OS2 का रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पे, ये इसको हम लोग कहते हैं यहाँ टिपिकल, यहाँ बना दिए, ये सब पे वही अप्लाई होगा। तो आप यहाँ देखिए A है, B है, C है, क्योंकि दोनों में से कहीं भी बेंड नहीं हो रहा, दोनों एज कंटिन्यूस है, D है और F है। इसका मतलब है E इसमें नहीं है, कहीं पे होगा ही नहीं। तो E नहीं है तो X डायरेक्शन में, क्योंकि रेनफोर्समेंट हम लोगों को स्ट्रेट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे E को हम लोग क्या किए, खाली रख दिए, मतलब डैश कर दिए। ठीक है, अब ये हो गया एक चीज़। अब OS3 में आइए। OS3 में आप देखिए ये 150 है, A B 8 का 200 है, C गिवन है, D देखिए खाली है। तो जब OS3 में D खाली है, इसका मतलब है कि किसी और के D के रेनफोर्समेंट को हम लोग चला रहे हैं। जैसे यहाँ हम लोग देखें ना 8 का 140 था, तो OS6 में D के जगह पे खाली हो जाना था, क्योंकि 8 का 140 ज़्यादा बड़ा हुआ, तो वो आपको ज़्यादा गवर्न कर रहा है, तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे OS3 में देखिए D है लेकिन खाली छोड़ा हुआ है, मतलब है कि OS3 में रेनफोर्समेंट नहीं बताया जा रहा है कि कितना होगा, वो दूसरे वाले का देखना होगा। तो अब किसका देखना होगा, प्लान में आ जाइए। प्लान में आएंगे, OS3 बार स्लैब को ढूंढेंगे। OS3 हम लोगों का राइट साइड में होगा, क्योंकि यहाँ तक 2 चल रहा है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कहाँ ढूंढेंगे, तो हम लोग यही देखेंगे। OS2 चल रहा है, हमको पता है कि मेरा हॉरिजॉन्टल में सारा कॉलिंग है, हम हॉरिजॉन्टल में चलेंगे। OS3 यहाँ दिख गया। अब OS3 में देखिए D चल रहा है लेकिन OS7 में लिखा हुआ है, इसका मतलब है OS7 वाला D फॉलो किया जाएगा OS3 में। तो बार तो है OS3 पैनल में, यहाँ रेनफोर्समेंट तो ऐसे चलेगा ही ना। तो जब चलेगा इसका मतलब है रेनफोर्समेंट OS3 में रहेगा D वाला, लेकिन ना किसका रेनफोर्समेंट देंगे, जो OS7 में लिखा होगा। तो OS7 में जाएंगे, OS7 में भी आपको D का रेनफोर्समेंट लिखा होगा। ये OS7 है, A B C D 8 का 200, इसका मतलब 8 का 200 चलना है, 7 के हिसाब से वो 3 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरे ड्राइंग में आपको ये अलग अलग जो आपको कॉलिंग है, ये डैश का मतलब समझ में आ गया कि वो बार है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। खाली जगह का मतलब है कि बार आएगा उसमें, लेकिन उसका कॉलिंग इसमें नहीं है। तो किससे है, किसका कॉलिंग है, तो ड्राइंग में जाके ढूंढना पड़ेगा कि OS8A में D बार जो आ रहा है उसमें D किधर लिखा हुआ है, नीचे लिखा है कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये सारा रेनफोर्समेंट, अगर हम इतना सा टेबल बना करके यहाँ नहीं देते, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ दिखानी पड़ती। और ये पूरा ड्राइंग को इस जगह पे ही आकर के देख लीजिए आप, इस जगह पे देखिए कितना क्राउडेड है। अब इसमें अगर हम ABCD भी नहीं देते, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते 8 का 200। अगर हम यहाँ लिख देते कि 8 का, ये क्या हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 8 का 200 अगर हम यहाँ पे लिख देते, तो फिर आपको इस जगह पे हम बताते कैसे, आपको पढ़ने में ही नहीं आ पाता। इसलिए हम लोग क्या किए, ABCD वगैरह लिख दिए, और उसके बाद हम लोग इसको वहाँ टेबल बना करके दिखा दिए। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अभी आप सिर्फ इतने ही इन्फॉर्मेशन को समझिए। यही समझने में हम लोगों को लगभग 1 घंटा लग गया है।
अब नेक्स्ट हम लोग जब फिर नेक्स्ट वाला लेक्चर आपको अपलोड करेंगे उसमें हम आपको फिर इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ तक का बता दिए, अब हम आपको कुछ कटआउट्स वगैरह के बारे में बता देंगे। फिर हम आएंगे बीम के ऊपर में। स्लैब का आपको साइज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ग्रिड इस ड्राइंग में से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्लैब का साइज़ मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये मार्किंग किया हुआ है ग्रिड का 4150, ये सेंटर से लेके ये सेंटर तक का। अब सेंटर टू सेंटर आपको मिला है तो आपको लगेगा कि इस बीम का आधा और इस बीम का आधा दोनों आपको देखने में लग रहा है कि अलग अलग है, इसलिए हम आपको ये आज एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि आपको अब बीम का साइज़ जानना होगा, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो जो भी 2 पार्ट 3 पार्ट लगेगा उसमें हम आपको ये जो स्लैब और बीम वाला ड्राइंग है इस पूरे को एक्सप्लेन करेंगे। और फिर इसी के साथ साथ आपको ये 5 के साथ ये 6 वाला ड्राइंग है, इसमें टोटल बीम का आपको सारा रेनफोर्समेंट किस जगह पे लगना है, कौन सा रेनफोर्समेंट लगना है, इसका भी आपका ये टेबल होगा कि कौन सा रेनफोर्समेंट कितने डायमीटर का लगेगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। 2-3 लेक्चर हो सकता है लगेगा क्योंकि समझाने में अब टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 लेक्चर हम लोगों को ये ड्राइंग समझने में लगेगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो पे पहुंचेंगे। तो आई होप कि हम आपको आज जो ये स्लैब का इन्फॉर्मेशन समझाए हैं ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले में स्लैब का और रिमेनिंग पार्ट और बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।